हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 6 करने वाले हैं, जो हमारा बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग है उसका, पॉलिटी का। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थीम जो पीवाईक्यू में पूछा गया वहाँ से मैंने लिया है। और इसका जो कंटेंट है ये आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, एच सिविल्स PCS 1। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो और जो फंडामेंटल राइट है, क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है एंड सप्लीमेंट्री है आपस में? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसका आंसर यस भी होगा, इसका आंसर नो भी होगा। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे उसके लिए यस या नो होगा या दोनों होगा, तो उसको आपको कारण देना है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले कहा था कि थीम को करने आइडेंटिफाई अपने उस नेमोनिक में, तारक मेहता वाले में। तो थीम क्या है ये भी आपको मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में, आप देख लेना कि अगर क्वेश्चन में कोई कैपिटल में दिया हुआ है तो मतलब ज़्यादा चांस है कि वही आपका होगा थीम। और यहाँ पे तो क्लियरली दिया हुआ भी है, दो ही टर्म है कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी क्या वो आप आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, सप्लीमेंट्री है या नहीं है। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है ना, कि जैसे कि मतलब एक दूसरे का पूरक। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, हम लोग सिर्फ चावल तो नहीं खाते, हम लोग चावल दाल खाते हैं, तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री हो गया ना कि थोड़ा कुछ चीज़ों को एक्सपैंड किया जा रहा है, मतलब चावल दाल तो खाते हैं लेकिन साथ में चोखा भी खाते हैं, साथ में सब्जी भी खाते हैं, तो वो हो गया सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम लोग ये इस क्वेश्चन में वही देखने वाले हैं। मैंने कहा था स्टार्ट एन आंसर विद ए कोट। तो यहाँ पर द कोट है, द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंस्टिट्यूट द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो आत्मा होता है संविधान का, वो एफआरस एंड डीपीएसपी एक साथ मिलकर कंस्टिट्यूट करता है। सेट बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केशवंदा भारती केस ऑफ 1973। अब ये हमारा स्टार्ट होगा इंट्रो। तो इंट्रो मैंने ऐसे दिया है, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो क्या है कि ये एक बड़ा टर्म है, अब डीपीएसपी भी एक बड़ा टर्म है, तो हमने इंट्रो में ये बोल दिया कि ये एफआर है, ये डीपी, ताकि हम लोग आगे जब यूज करेंगे तो हर बार नहीं लिखेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट, हर बार नहीं लिखेंगे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सीधा हम लोग लिख देंगे एफआर एंड डीपी। ठीक है, तो अब देखो एफआर एंड डीपी वर ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन डिमांड फॉर वेलफेयरिज्म एंड आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। मतलब देखो यहाँ पर आप पॉलिटिकल भी आप जोड़ सकते हो, पॉलिटिकल एंड सोशल रेवोल्यूशन। क्या है कि जो वेलफेयर होता है, वेलफेयर किसका? आम जनता का, गरीबों का, लोगों का। तो एक जो फंडामेंटल राइट्स है, ये क्या बोलता है फंडामेंटल, कि हमको राइट कि मतलब मेरे पास राइट टू लाइफ होना चाहिए, मतलब मैं अच्छे से रहूं। एक ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, सब बराबर हैं। ठीक है, ये बोलता है कि हमें फ्रीडम है स्पीच करके हम बोल सकें। डीपीएसपी ये क्या बोलता है कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी रहे, अगर मुझे कुछ काम करने का मन है तो मैं काम कर सकता हूं। ठीक है, मेरा कि जो वेजेस है फीमेल का मेल का इक्वल होना चाहिए, जो इक्विटेबल रिसोर्स है देश का वो डिस्ट्रीब्यूट अगर होगा तो बराबर से वो होगा डिस्ट्रीब्यूट। ये सब कौन बोलता है? डीपीएसपी। तो दोनों एक तरह से बराबरी ही चाह रहा है, दोनों एक तरह से वेलफेयर समाज का भलाई ही चाह रहा है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है? एफआर एंड डीपी दोनों के बारे में लिखा है, तो मैंने इंट्रो में ही डाल दिया दोनों को। मैंने कोड भी जो दिया, ये भी मैंने ऐसा कोड को चूज किया जहां पर एफआर भी था, जहां पर डीपी भी था। देखो दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल द सोशल रिवॉल्यूशन। जो हमारा देश जब आज़ादी का जब लड़ाई लड़ा जा रहा था देश में, तो उसी से मैंने ये सब डिमांड हुआ था। जैसे कि आईएनसी का आप 1931 का आप देखेंगे, वहां पर कुछ फंडामेंटल राइट्स बोला गया था। आप देखेंगे कि जो AITUC सब था, ट्रेड यूनियन जो था, वो लोग भी डिमांड करता कि समाज में बराबरी हो। तो कहीं ना कहीं एफआर एंड डीपी जब हम आज़ाद हुए, जब अपना संविधान खुद से हमने बनाया, तो वहां पर इंस्पिरेशन था वही, पॉलिटिकल भी चाहिए हमें और सामाजिक के तौर पे भी हमें बराबर चाहिए। हमें जो रेवोल्यूशन हमने किया था पहले वो हमें अब चाहिए। दे एक्ट एज ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट रेस्पेक्टिवली। मतलब ये बोलता है क्या नहीं करो, नेगेटिव बोलता है स्टेट को रोकता है कि आप ओवर यूज तुम मत करो इसको। ठीक है, पॉजिटिव बोलता है कि आपको ये करना ही करना है, मतलब कि स्टेट को बोलता है। स्टेट मतलब कि जैसे मतलब कि एक पावर हो गया, एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर स्टेट के तौर पर इसको मेंशन किया गया है। ये बोलता है नेगेटिव, बोलता है रोकता है, ये बोलता है आप जरूर करो। हाउएवर देयर इज नो डाइकोटोमी, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये अलग हो गया ये अलग हो गया, एक ही है। एंड दे कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ईच अदर। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसीलिए इसको मैंने इंट्रो में डाल दिया कि हम इसके बारे में बोलने वाले हैं। एक छोटा सा हमने यहाँ पर दे दिया, जो हमने आपको पहले कहा था कि अबाउट द थीम, कंपोनेंट ऑफ द थीम। तो हमने एक ब्रीफ दे दिया, कि पूरा तो नहीं दिया क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, हमारा डिमांड कुछ और है। बट चूंकि ये इंपॉर्टेंट थीम है तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग एक लिख देंगे कि अबाउट क्या है। तो अबाउट क्या है? फंडामेंटल राइट, ये पार्ट 3 ऑफ द संविधान का है। आर्टिकल क्या है? 12 से 35 है। इससे क्या मिलता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कहने का मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या है? वॉइसेस ऑफ द ऑल, सबका बात सुना जाएगा, वो होता है डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल का मतलब जैसे हमारी लिबर्टी है, तो बहुत तरह का जो हमारा फ्रीडम है।
तो इसका मान था कि रूल ऑफ लॉ रहे, तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। ये हुआ सोशल डेमोक्रेसी, मतलब कि भाई सबको बराबरी मिले, सबको इक्विटेबल रिसोर्स मिले। फिर ये हो गया जस्टिसेबल, अगर मेरा ये वायलेट होता है कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और द ऑनरेबल हाई कोर्ट। बट ये नॉन जस्टिसेबल है, हम यहाँ पर नहीं जा सकते, ये वायलेट हुआ भी तो हम नहीं जा सकते हैं टू द कोर्ट्स। इसका एग्जाम्पल था भाई राइट टू इक्वालिटी 14, ये राइट टू वर्क आर्टिकल 41। मैंने एक ब्रीफ दे दिया यहाँ पर कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं आगे, जो हमारा थीम है उसको हमने यहाँ पर थोड़ा सा अबाउट द थीम लिख दिया, तो दिस विल एनीवे फेच यू गुड मार्क्स। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन के डिमांड में। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। मैंने कहा था यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ क्या, यहाँ क्वेश्चन मार्क, इसका एक यस भी होगा एक नो भी होगा, तो अब मैं यहाँ पर यस में, हाँ ऐसा है। अब मैं कैसे बोलूंगा उसको, तो पहला पॉइंट कॉमन ओरिजिन, कि फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, जिसको कि स्वराज बिल भी कहा जाता था, बाय बाल गंगाधर तिलक जी। इसका जो आर्टिकल 16 है उसमें कहा गया था फ्री स्पीच, वो आज भी है ना। सेकेंड हो गया स्वराज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इन द आईएनसी मद्रास सेशन ऑफ 1927 अंडर डॉक्टर एम ए अंसारी साहब, और टू चैलेंज द साइमन कमीशन, ठीक है। फिर आया नेहरू रिपोर्ट 1928 बाय मोतीलाल नेहरू जी, और एज पर द लॉर्ड बिरकन हेड ने जो चैलेंज किया था उसके तहत इन्होंने ये रिपोर्ट दिया था, और ये कहा था कि इक्वल राइट होना चाहिए टू द वुमेन एंड फॉर द सेक्युलरिज्म। अब देखो ये सब चीज़ है ना अभी हमारे एफआर्स में, एंड अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं जो आपका सोशल इकोनॉमिक पैरामीटर्स है उनको भी इम्पैक्ट करता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू 1949 में, ये हमें पता है कि आगे चल के यही बन गया था, प्रियम्बल का जो इंस्पिरेशन था वो यहीं से आया हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, जस्टिस कहा गया था, इक्वालिटी कहा गया था, फ्रीडम कहा गया था, ठीक है। अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये होता है, देखो ये जो है ना पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है सामने। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी, अगर फंडामेंटल राइट सपोज ये बोल रहा है, अगर डीपीएसपी सपोज ये बोल रहा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से जजमेंट देता है या एक लॉ के बारे में कि वो दोनों के अकॉर्डेंस में वो चले, दोनों में एक हार्मनी रहे, उसी को बोलते हैं हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये किन्होंने दिया था, बाय डॉक्टर बी एन राव। ये वही बी एन राव हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेट भी थे और आईसीएस भी थे ये, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या कहा गया था, मतलब इन्होंने जो वो दिया था, फिर उसके बेसिस पर ये हुआ था कि एक हनीफ कुरैशी मोहम्मद वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार केस हुआ 1958 में। अच्छा, इस क्वेश्चन में, इस आंसर में मैंने एक चीज़ और अलग किया, जैसे मैंने आपको उस नेमोनिक में कहा था ना कि बाद में आपको जजमेंट देना है, बट कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा जहाँ पर कि आपका जो आप जब अबाउट द जब उस कंटेंट के में लिखेंगे वहीं पर जजमेंट आ जाएगा, तो फिर आप सेपरेटली आपको जजमेंट को एज ए हेडिंग दे करके अंदर में नहीं लिखना है, बिकॉज ऑलरेडी वो कवर अप हो जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है, ठीक है। तो बाय द हनीफ कुरैशी मोहम्मद, यहाँ पर कहा गया था कि बिहार स्टेट ने एक टोटल बैन कर दिया था ऑन द स्लॉटर, और ये क्लैश कर रहा था बिटवीन आर्टिकल 19(1)G वर्सेस द आर्टिकल 41। अब ये क्या था कि देखो, ये तो हमें पता है ये हमारा राइट टू वर्क है, ये हमारा कह रहा था कि राइट टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करने लग गया, जबकि बिहार स्टेट ने इसे बैन को कर दिया। फिर बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिडेट कर दिया। ये दिखाया कि नहीं यार, एफआर भी है और हम डीपीएसपी दोनों को एक साथ में लेकर के चल रहे हैं, और ये हमारा क्वेश्चन का डिमांड है। फिर हुआ केरला का एजुकेशन बिल लेजिस्लेशन। इसमें कहा गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों है, दोनों हमें चाहिए, दोनों ही बराबर है। क्या कहा उन्होंने, बोला कि फंडामेंटल राइट जो है ये तो हमारा पॉलिटिकल राइट प्लस सिविल राइट भी है। मतलब हम कैसे जी रहे हैं, हमें तो जीने के लिए जो हमें अच्छे से हमें लिबर्टी चाहिए, हमें जीने के लिए, तो वो सिविल राइट्स हुआ ना। और पॉलिटिकल राइट, अगर मुझे कोई बोले कि मुझे चुनाव लड़ना है, ठीक है, मैं अगर सारा एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहा हूं तो मुझे रोका कैसे जाएगा, तो वो एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये हो गया पॉलिटिकल राइट आपका। प्लस डीपीएसपी भी हमें चाहिए, क्यों चाहिए, सोशल राइट्स। भाई हमें इक्वालिटी तो हमें चाहिए ही ना, हर चीज में हमें चाहिए ना कि जो हमें काम कर उसका हमें वेज मिले। इकोनॉमिक राइट, अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैं काम करना चाहूं तो मुझे भी तो अधिकार देता है ना बाय द डीपीएसपी। तो यही उन्होंने कहा था कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों ही चाहिए, दोनों एक साथ चल रहा है। थर्ड जज में आते हैं हम लोग, गोलकनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एफआर है एंड डीपीए है तो चाहिए तो दोनों ही, ये दोनों इलास्टिक है। मतलब कि अगर सपोज एफआर यहां तक है, अगर डीपीएसपी यहां पर है, तो थोड़ा सा ये भी यहां आ जाएगा, थोड़ा तो ये भी अपना बाउंड्री को ये क्रॉस करेगा, और दोनों एक साथ में चलेगा क्योंकि दोनों ही ऐसे हमें जरूरी है। जैसे कि आर्टिकल 21 है, ये होता है राइट टू लाइफ। अब आर्टिकल सपोज 48A ये हो गया कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। हालांकि ये थोड़ा मतलब आय का पार्ट हुआ, लेकिन मैं इसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत आपको
यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर सपोज एनवायरनमेंट में आपके घर के आसपास में अगर सपोज प्लास्टिक जल रहा है तो आपका राइट टू लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, लेकिन ये तो आपको चाहिए। तो यही ये आपका हो गया फंडामेंटल राइट, ये आपका हो गया डीपीएसपी, तो दोनों एक साथ ना होना चाहिए, उसी को बोला गया इंटीग्रेटेड स्कीम। ठीक है, अब आता है केशवंदा भारती केस। मतलब ये तो ऑलमोस्ट पॉलिटी का जितने भी क्वेश्चन लिखेंगे इसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र तो हो ही जाएगा। अब इसमें कहा गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डीपीएसपी हमारा गोल है और उस गोल तक हम कैसे पहुंचे उसका रास्ता एफआर से। मतलब आपको दिल्ली से आपको जाना है, आपको पटना से आपको जाना है दिल्ली, तो आपको जो दिल्ली जाना है ये आपका हो गया गोल। अब आप जिस तरह से वहां से जाएंगे ये आपका हो गया फंडामेंटल राइट्स, और इसी के तहत बनेगा एक वेलफेयर स्टेट, मतलब जिसमें कि सामाजिक न्याय हो, जिसमें सबका कल्याण हो, सबका भला हो। फिर आया मिनर्वा मिल्स केस 1980। देखो ये जो भी मैंने यहाँ पर 5 आपको जजमेंट दिया है, इसमें जो इस क्वेश्चन में आपको लिखना है जो जजमेंट वो है ये जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मतलब बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल में एक बैलेंस है, और ये जो हमारा है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वो यहाँ पर भी लिखा गया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ पर ये कहा गया था कि जैसे बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, यहाँ पर एक हार्मोनी भी है। ठीक है, तो अब हो गया। देखो ये 5 हमने जजमेंट दे दिया, चूंकि हम जजमेंट को हम अलग से नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसी में जजमेंट आ जाएगा। हम लोग जजमेंट के थ्रू ही अपने बात को फेवर में रखेंगे या ना रखेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने कर दिए 5 जजमेंट। अब आता है जो हमारा मेन पॉइंट था, अब हम थर्ड में आते हैं। इसमें बोलते हैं को इक्वल है, मतलब कि ऐसा नहीं कोई बड़ा है कोई छोटे, दोनों बराबर है। फंडामेंटल राइट भी चाहिए हमें, डीपीएसपी भी हमें चाहिए। तो इसमें क्या हो गया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द सज्जन सिंह केस 1965 में कहा था कि फंडामेंटल राइट्स टू बी इंप्लीमेंटेड इन द लाइट ऑफ डीपीएसपी। मतलब हमें फंडामेंटल राइट तो हमें इंप्लीमेंट करना है, लेकिन जो उसमें टॉर्च होगा, जो उसमें लाइट होगा, वो देगा डीपीएसपी। मतलब डीपीएसपी क्या बोलता है कि हमें चाहिए सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, आप ये समझो। अब हम वो कैसे लाएंगे, हम अगर हमें समाज में हमें बराबरी चाहिए तो हम कैसे लाएंगे, तब लाएंगे जबकि वो समाज के लोग अच्छे से रह पाए। समझ रहे हो? तो वही होता है कि जो एफआर्स होता है अगर हमें उसे इंप्लीमेंट करना है तो वो एक लाइट रहेगा जो डीपीएसपी का है, जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, हमें उसको अच्छा करना है, तब हम फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट तब हम कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, चौथा पॉइंट में आते हैं। एफआर्स एज मींस टू एन एंड, द एंड इज डीपीएसपी। हमें क्या चाहिए? वो चाहिए हमें डीपीएसपी। किन्होंने कहा था? XCGI YB चंद्रचूड़ जी ने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द बेडरॉक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी। जो हमारा संविधान है इसके अंदर एक पत्थर है, ये बेडरॉक है, ये फंडामेंटल राइट है, ये डीपीएसपी, दोनों ही हमारा एक साथ है। और अल्टीमेटली हमें क्या गोल करना है कि एक जस्ट सोसाइटी हमें चाहिए, तो जहां पर कि सोशो इकोनॉमिक सब कुछ बराबर हो, एंड दैट इज आवर डीपीएसपी। किन्होंने कहा था? XCGI YB चंद्रचूड़ जी ने कहा था। पांचवा पॉइंट है इंटीग्रल एंड इनकॉर्पोरियल, मतलब कि दोनों एक है। वंस अगेन ये कहा, अब देखो ये मैं बार बार जो मैं बार बार यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि दोनों एक, क्यों? क्योंकि हम लोग इन फॉर ही तो बोल रहे हैं, तो जब फॉर बोल दो फॉर का ही तो पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। अब ये हुआ था कि इन द दिल्ली ट्रांसपोर्ट केस, यहाँ पर 1991 आप जोड़ देंगे, स्किप हो गया है। सेट इन द दिल्ली ट्रांसपोर्ट केस में कि फंडामेंटल राइट्स आर लाइक द व्हील्स ऑफ ए चैरियट। अब मान लो रथ है दो, अगर एक रथ का पहिया अगर टूट जाए तो क्या वो रथ चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यही कहा था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि एक व्हील है, वो पहिया है, वो रथ का, दोनों ही हमें चाहिए। यहां पर एक आप ऐड कर सकते हैं, यहां पर एक हायर एंड फायर रूल हो एक चला था, मतलब काम कर लो, काम हो गया, हटा दो। इसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इसके तरह कहा था कि दोनों चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट भी देना है और हमें उनका लिबर्टी भी देखना है, हमें उनका ओवरऑल ग्रोथ भी देखना है, उनका फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों का ही हित होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कहा था। अब हम लोग आते हैं अगेंस्ट में। ठीक है, हमने यहाँ पर 5 पॉइंट दिया, देखो कहने का 5 पॉइंट है, लेकिन आप सोचो इसके अंदर में कितना पॉइंट है। ठीक है, 5 तो मैंने सिर्फ जजमेंट ही दे दिया है, और उसके बाद अंदर में कितने कितने पॉइंट है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ कि इन अगेंस्ट में। तो इन द चंपकम दुरंजन केस ऑफ 1951 ये कहा था कि डीपीएसपीज आर सबऑर्डिनेट टू एफआरस, मतलब कि ठीक है डीपीएसपी है लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स बड़ा है, डीपीएसपी थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, फिर आया 24th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1971। इसमें क्या कहते हैं कि जो गोलकनाथ केस आया था कि उसको उसके जजमेंट को रिवर्स कर दिया। इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट, बट इसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को नीचे कर दिया गया लेवल। ठीक है, कंपैरिजन में। अब आ जाओ 25वां में, देखो फिर एक तुरंत हुआ एक अमेंडमेंट। यहां पर कहा गया कि फिर वही कहेगा कि ठीक है फंडामेंटल राइट्स आर सबऑर्डिनेट टू डीपीएसपी, बट आर्टिकल 39B and C आर अबव आर्टिकल 14, 19 एंड 31। अब ये जो
मतलब जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होता है, यही सब है आपका 39 BC में। ये फिर आया 42nd CA, कब आया तो साल 1976 में आया। यहाँ पर कहा गया कि ऑल द DPSPs आर मोर देन 14 1931। पर फिर बाद में और डिबेट चला इसमें, फिर कहा गया कि फंडामेंटल कांट बी टेकन अवे, नहीं लिया जा सकता है फंडामेंटल, किसी का भी एब्लिश नहीं किया जा सकता है। और फाइनली ये एग्री हुआ कि आर्टिकल 39B and C इज मोर देन आर्टिकल 14 1931। 31 को हटा दिया गया था बाय द 44th CA 1978। मैं थोड़ा जल्दी ही मैंने बोला था कि मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता हूँ, मेन फोकस हल्का फुल्का आप समझ गए। अब आप इसको जो भी आप लोग देखेंगे उसको समझ गए क्या है, तो उसका बस PDF को आप देख लेना, काम हो जाएगा, टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने पहले कहा था बाद में कि SC जो मैंने सुप्रीम कोर्ट कहा था, तो यहाँ पर S फॉर सिग्निफिकेंस, C फॉर क्रिटिसिज्म या फिर इशू या फिर लिमिटेशंस। तब हम आते हैं सिग्निफिकेंस में, कपल्ड सोशो इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यस ये हमें चाहिए। रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 हमें चाहिए ना, कि सब कुछ एक कानून के तहत ही हो। अगर जो मुझे आज़ादी दे रहा है, जो मुझे इक्वालिटी दे रहा है, जो मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हमें चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आइडियल जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी जो सब है, मोरालिटी टू बी, मतलब ये क्या होता है कि अगर सपोज कोई समाज क्या बोलने से हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर जो चीज़ संविधान में सही है, जो चीज़ इंसान को मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए। दैट इज द गुड थिंग, दैट इज ट्रू थिंग, ठीक है। डीपन द ट्रस्ट इन द डेमोक्रेसी, ऑब्वियसली अगर ऐसा कुछ अच्छा हो रहा है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट अगर कर रहा है, तो आपको डेमोक्रेसी में ट्रस्ट तो होगा ना, तो ये होगा डिपेंड्स द ट्रस्ट इन द डेमोक्रेसी। अब आगे इश्यूज में, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, मतलब कि क्रिमिनल्स का ज़्यादा एंट्री हो रहा है। अभी हम ये कैसे बोलते हैं, तो यहाँ पर एक मैंने ग्राफ शो कर दिया है कि ADR के रिपोर्ट के हिसाब से, एसोसिएशन ऑफ द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के हिसाब से, साल 2024 में लोकसभा में थे 24% जो MPs थे इन द लोकसभा, दे हैड क्रिमिनल बैकग्राउंड। बट साल 2024 में ये बढ़ के हो गया 46%। तो ये बढ़ गया ना, दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, बिकॉज दे वोंट बी हैविंग दैट मोटिव टू सर्व द पीपल, टू मेक इंडिया एंड मेक इंडियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, सब कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। दे मे नॉट हैव दैट थॉट बिकॉज इट वाज सेड बाय द ADR रिपोर्ट, ठीक है। तो DPSP दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। हमें पता है कि संविधान में इसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया गया था, बोला गया था कि उसमें पार्टीशन हुआ है, उस समय बहुत लोग पॉवर्टी है, ह्यूज पॉपुलेशन, ऐसे कारण दिया गया था ना। तो आज भी वही है कि दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। मैं नहीं जा सकता हूँ किसी कोर्ट में अगर वो मेरा वैलिड हुआ है तो। तब क्या होता है कि देर लो पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ द सिटीजन। आप IAS की तैयारी कर रहे हो, आप BPSC की तैयारी कर रहे हो, आपको ये पता है कि आपका आर्टिकल 14 क्या है, आपको पता है आर्टिकल 15 क्या है। आप उसके अलावा किन्हीं और से पूछो, उन्हें नहीं पता होगा अपने फंडामेंटल राइट्स क्या है, DPSP क्या है, ठीक है। वे फॉरवर्ड, अब जब हमने ये देखा कि लो पॉलिटिकल एजुकेशन है, तो हम क्या करेंगे, तो पॉलिटिकली यूथ को लोगों को हम एजुकेट करेंगे, हम यूथ को लाएंगे पॉलिटिक। ये एक मेरा मोस्ट फेवरेट ऐसा पॉइंट है जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी सवाल में आएगा, बिकॉज वी वांट यू टू बी इन द पॉलिटिक्स फॉलोइंग द इथियोपिया मॉडल्स। वी वांट टू पॉलिटिकली एजुकेट द सिटीजन्स की, उन्हें अपने अधिकार का पता हो, उन्हें अपने राइट्स का में उन्हें पता हो, जब उल्लंघन किए तो कहाँ जाए ये भी उन्हें पता हो। स्मार्ट लॉ मेकिंग, मतलब इंडिविजुअल के लिए भी लॉ हो और समाज के लिए भी लॉ हो, ठीक है। अगर आप एक इंडिविजुअल के लिए एक लॉ करेंगे तभी ना वो जिस समाज में रहेगा वो समाज का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये होगा स्मार्ट लॉ मेकिंग। मतलब ऐसा नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है कि सिर्फ हमें एक का ही देखना है, हमें जो समाज में क्या उसे नहीं देखना है, हमें दोनों को बराबरी करके देखना है। फोकस ऑन सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय होता है, बाय द इक्वालिटी एंड द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ट्विन्ड है, मतलब कि हमें इक्वालिटी भी चाहिए और हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी चाहिए। अब हम कर देंगे अपना कंक्लूजन। तो FRs इन द DPSP आर टू फेसेस ऑफ ए कॉइन, मतलब एक कॉइन का दो साइड है। दैट वर्क्स टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेंस, मतलब जो आत्मा है संविधान का उसको वो दिखा रहा है कि यही है वो। इट फुलफिल्स द आइडियल्स एज एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल। हमें चाहिए जस्टिस, हमें चाहिए लिबर्टी, हमें चाहिए इक्वालिटी, वो दिखा रहा है वहाँ पर है। एंड देयर बाय रियलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस एंड शोकेसेस द पावर ऑफ वी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो कहा गया है हमारे प्रीएम्बल में कि अल्टीमेट सोर्स अथॉरिटी कौन है, तो पीपल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सिटीजन्स हो गया, ये इसको आप काट करके यहाँ पर आप लिख देना है आपको वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये एथोस क्या है, ये मैंने पहले के एक वीडियो में से बताया हुआ था, तो जो लोग आप नहीं देखेंगे आप देख लेना, हेल्प ही होगा। देखो इस तरह क्या है ना कि जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मैं उसे एक जगह यहाँ पर कर दे रहा हूँ ताकि हेल्प ही होगा। जो भी देखें दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो यही था इस वीडियो में, थैंक यू।